सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ नंबर 3 साना साना हाजोड़ लेकर आपके समक्ष हूँ। आपको पता है आपका जो चैप्टर है पाठ 3 साना साना हाजोड़ आपकी कृतिका का ये अंतिम चैप्टर है। क्लियर? इसकी कई क्लास 3-4 क्लास हो चुकी है। आज हमारी अंतिम कालांश में इस चैप्टर का इस पाठ का समापन हो जाएगा। आपको ये पाठ ध्यानपूर्वक सुनना है, पुस्तक और पेंसिल साथ में रखनी है और वर्ड टू वर्ड हम इस पाठ का पठन करेंगे और आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, ये मुझे पता है। हम कल्पना में गंतोक एक पहाड़ की यात्रा कर रहे थे कि पहाड़ी इलाके में जब लेखिका जाती है उनको कैसा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखकर लेखिका क्या सोचती है और जो वहाँ की युवतियाँ हैं वो कितनी सुंदर हैं और किस प्रकार वो पीठ पर बच्चों को बांधकर काम कर रही हैं। पुरुष जो हैं किस प्रकार काम कर रहे हैं, उनको क्यों मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मेहनत कश मीन्स मेहनत करने वाले, क्योंकि वहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो स्त्री है, बच्चे हैं, पुरुष है, कोई भी है, हर कोई मेहनती है, हर कोई मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों के बच्चे छोटे हैं वो भी बच्चों को पीठ पर बांध लेती हैं और काम करती हैं। छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार कितने किलोमीटर की चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं, वहां से वापस आकर अपने जो पेरेंट्स हैं उनका काम में हाथ बटाते हैं। अब हम छात्रों इससे आगे पठन करेंगे कि इससे आगे लेखिका क्या क्या देखती है और उनका वर्णन किस प्रकार करती है। मेरे पांव झन झन करने लगे, मन वृंदावन हो गया। जिस प्रकार वृंदावन में जाकर राधा और कृष्ण के जो लीलाएं देखकर मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। भीतर जैसे देवता जाग गया। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेकर इस बर्फीले जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यमुना और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जहां पर लेखिका ठहरी हुई थी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी कि जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट होता है वहाँ पर इन चीज़ों की दुकानें होती हैं, लेकिन जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता वहाँ इन तरह की कोई दुकानें भी नहीं होती। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी कि फोटो में ध्यान डाइवर्ट ना हो और मैं उस आनंद को अपनी आंखों के माध्यम से अपने अंदर ले रही थी। महानगर के रातों में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे ऐसे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वो कल्पना में चली जाती है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे रामायण महाभारत जो क्या है ये हमारे वेद हैं, इनकी रचना हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे यहाँ पर की होगी। वो लेखिका कल्पना कर रही है, सोच रही है। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। यही वो महामंत्र पाया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी इस संसार में सुखी रहे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए, एक क्षण के लिए भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। अगर वहां पर उन सारे दृश्य को वो देख लेगा तो। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर थका सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल जो
करने की वृत्ति जो उसके नियत में बसी हुई थी उसको भी भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता, तो वो क्वेश्चन मार्क करती है कि उसने पढ़ी है, पर मणि उस समय किसी दूसरे इस सवाल में जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है, इसको रेखांकित करना है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, इकट्ठा करती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही बसती है, लोग प्यास के मारे तड़पते हैं, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कि जिस प्रकार हमें प्यास लगी होती है, हमारे गले सूख जाते हैं, और जैसे ही हमें पानी मिल जाता है हमारे सूखे हुए कंठों को तराई मिल जाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है यह जल संचय की, जल को इकट्ठा करने की, जल को एकत्रित करने की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, अपने माथे को नीचे किया, जिस प्रकार हम किसी मंदिर में या पवित्र स्थान पर जाते हैं या हम अपने माथे को नीचे करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने वहां पर माथा नवाया, माथा झुकाया। जाने कितना ऋण है, कितने ब्याज में दबे हुए हैं हम इन नदियों के, हिम शिखरों के। संसार कितना सुंदर है, सपन जगाते इन लम्हों में मैंने सोचा, तो तभी उदासी की एक छोटी सी परत मुझ पर छा गई। क्या थी वो उदासी? उड़ते बादलों की तरह, जो बादल उड़ते हैं, जैसे हवा आती है, जिस तरह की हवा आती है बादल उसी तरह उड़ते रहते हैं। पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर लाद कर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। वो उनका लेखिका को वो ख्याल आ जाता है और उनका मन उदास हो जाता है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। उसके बाद जहां पर फौजी ठहर रहे थे उनको हम क्या बोलते, छावनी। ध्यान आया वह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने पूछा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब यहाँ उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, माइनस छात्रों माइनस, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी यहाँ, तो वो क्या उत्तर देते हैं कि यहाँ पर इतनी सर्दी है, एक उदास हंसी आती है, आप चैन की नींद सो सकें। उस फौजी ने क्या बोला छात्रों कि हम क्यों यहाँ पर रहते हैं, ताकि जो हमारे देशवासी हैं वो चैन की सुख की नींद ले सके छात्रों, इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। देखिए फेरी भटुआ फिर मिलेंगे, उन्होंने क्या वर्ड बोला कि फेरी भेटूला। इसको छात्रों रेखांकित करना है और याद करना है। इसका अर्थ लिखना आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी, थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी, जिस पर क्या लिखा था, देखिए छात्रों कितना अच्छी वर्डिंग लिखी थी, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, हम अपना आज देंगे आपके कल के लिए। ये उस पर वहां पर वर्डिंग लिखी हुई थी। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लग जाते हैं, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, ये हिंदी महीनों के नाम छात्रों जनवरी और फरवरी यहाँ कर सकते हैं हम, जबकि सिवाय वहां पर पेट्रोल के गुजरने भर से हमारे प्राण कांप जाते हैं। वहां पर सब कुछ जम जाता है, इतनी ठंड होती है, सिर्फ एक पेट्रोल नहीं जमता। देखिए युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। इनको याद रखना है, कौन कौन से फूल थे ये, रोडोडेंड्रो के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी जो है ये फूलों से लद जाएगी, सज जाएगी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा में यहाँ रास्ते चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे,
कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, कुछ अकेले बंदर थे और कुछ के साथ उनके बच्चे थे, मीन्स खूब सारे बंदर इकट्ठे थे। बहरहाल घाटियां, वादियों, पहाड़ियों, बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो गए। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा, क्योंकि जो चीज वहां अच्छी लगी वो उसकी अपेक्षा थोड़ी कम सुंदर थी। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं ये हूँ, उसने जवाब दिया कि मैं सिक्किम की रहने वाली नहीं हूँ, मैं भारत की रहने वाली हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो तब क्या था, टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है, लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ के कुत्ते हैं वो वैसे किसी को आते जाते देख लेते हैं भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन मणि ने बताया ये ऐसा नहीं है। जब रात होती है और चांद चमकता है उस रोशनी में ये कुत्ते भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा करती है? कि सुना है ज्वार भाटा समुद्र का तो पानी चमकता है, क्या ऐसा भी है कि कुत्ते भी चांदनी में ही भौंकते हैं? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां दे रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट हैं, पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली में थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। जहां गुरु नानक जी के चावल गिरे थे वहां पर अब किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खेदुम। पर यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। इसको छात्रों रेखांकित करना है। देवी देवताओं के स्थान को क्या कहते हैं? खेदुम। जहाँ पर जो वो लोग गंदगी फैलाएंगे उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते क्या? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। देखिए छात्रों, पहाड़, नदी और झरने इन्हें गंदा करेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे ना मैडम। तभी गंगटोक कितना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। देखिए छात्रों, गंगटोक नहीं गंगटोक, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का असली नाम क्या है? गंगटोक। और गंगटोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। गंगटोक का मतलब पहाड़। इसको छात्रों रेखांकित करना है। गंगटोक किसको बोलते हैं? पहाड़ को। मैंने कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे भी टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए ताकि यात्री यहाँ आए और इस जो नज़ारा है, जो ये दृश्य है, इसका लुत्फ उठा पाए। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। छात्रों, सौंदर्य किसका नाम बताया गया है पाठ के आधार पर? असमाप्त, जो कभी ना समाप्त होने वाली है, इसका नाम ही सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। छात्रों, ये कितना सुंदर पाठ था जो आपने सुना। साना साना हाथ जोड़ी, आज इसका समापन हुआ और उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा
और अच्छे से आपने सुना, और जो इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और आधे भेज चुकी हूँ, उसको आपने कॉपी में पूर्ण करना है और उसकी अच्छे से फोटो लेकर मेरे पास ग्रुप में भेजनी है, ताकि हम मार्क कर सकें किस बच्चे ने काम किया है और किसने नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, आपका दिन शुभ हो। अगले प्रकरण में, अगली कालांश में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।